कैसे स्टार्टिंग करनी है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ you again and welcome again to our physics class. Students, today we are going to start the article. That article is torque on a rectangular current carrying coil placed in magnetic field. हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर कोइल है। किस तरह की रेक्टेंगुलर कोइल? इस तरह की रेक्टेंगुलर कोइल है हमारे पास, ठीक है। इस कोइल में से क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। और इस कोइल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना है। हाउ मच फोर्स विल इट एक्सपीरियंस, कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, और क्या इसके कारण ये रोटेटिंग इफेक्ट एक्सपीरियंस करती है या कोई लीनियर फोर्स इस पे लगती है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। पहले इसमें वर्ड जो यूज हुआ है उसको बड़े ध्यान से समझना है, टॉर्क। तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि टॉर्क क्या चीज होती है। टॉर्क इज एक्चुअली द रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रोटेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। भाई मान लो मेरे पास ये एक पेन है, ये ऐसा पेन है मेरे पास, ठीक है। इस पे इतनी फोर्स इधर लगाई मैंने और इतनी ही फोर्स इधर लगाई मैंने, तो ये क्या कर जाएगा? रोटेट कर जाएगा। ये क्या कर जाएगा बच्चों? रोटेट कर जाएगा। रोटेट करने के लिए आप क्या बोलते हो? कोई भी फोर्स, इनमें से दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम था, मल्टीप्लाइड बाय आर्म ऑफ कपल। आर्म कौन सी है इनकी? ये वाली, जहां पे दोनों की दोनों फोर्सेस लगी हैं, दिस इज द आर्म। और इसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। देखो फोर्स आपकी ऐसे लगी है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा? ये वाला। तो आप टॉर्क को, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको सारी बातें बताऊं, चलो सिंपल भाषा में बताता हूं, तो मैं टॉर्क के बारे में ये कहूंगा कि टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। रोटेटिंग इफेक्ट शो करता है तो 100% श्योर है वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। अच्छा, टॉर्क होता क्या है एक्चुअल में? ये डेफिनेशन होती है इसकी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या कोई आप आर्म भी ले सकते हैं। जिस आर्म पे ये दो फोर्सेस लग रही हो, ऐसी दो फोर्सेस जो क्या फॉर्म करती है? कपल फॉर्म करती हैं। ऐसी दो फोर्सेस दो डिफरेंट पॉइंट पे लग रही हो और अपोजिट डायरेक्शन में लगती हो, तो वो क्या फॉर्म करती हैं? क्या फॉर्म करती है? कपल। और उस कपल की टेंडेंसी क्या होती है? रोटेट करने की टेंडेंसी उसकी होती है, ठीक है। अब देखो, ये हमने कहा कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्चुअल में उसकी वेक्टर फॉर्म क्या है? उसकी वेक्टर फॉर्म है आपके पास आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? एफ के साथ। और बच्चों जहां पे भी क्रॉस प्रोडक्ट आता है, मैं बार बार बताता हूं कि जहां पे भी क्रॉस प्रोडक्ट दिख जाए, आपको सीधा सीधा क्या लिखना है? डायरेक्शन इसकी, कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क will be perpendicular to plane containing r vector and f vector, ठीक है। r vector and f vector, r vector और f vector जिस प्लेन में लाई करते हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहेगी किसकी? टॉर्क की रहेगी। हम इसको स्क्रू रूल की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं? इसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, सुनो मेरी बात, हमने क्या कहा? आर क्रॉस एफ। तो क्रॉस प्रोडक्ट जहां पे दिख जाए, आप उस क्वांटिटी को भी क्या बोलते हो? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट इज आल्सो ए वेक्टर प्रोडक्ट, है ना भाई बच्चों? आपको पता है डॉट प्रोडक्ट जहां पे भी आ जाए, आप सीधा उसका रिजल्ट क्या बोल देते हो? कि स्केलर क्वांटिटी है सर। और जहां पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट दिख जाता है दो वेक्टर का, आप सीधा सीधा बोल देते हो कि सर जी ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका रिजल्ट जो होगा हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है, हमेशा। इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? कि क्रॉस प्रोडक्ट को हमेशा वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है और डॉट प्रोडक्ट को हमेशा स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। यानी कि क्रॉस का रिजल्ट हमेशा क्या होगा? वेक्टर होगा। डॉट का रिजल्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होगा। दैट्स व्हाई वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। दिस इज ऑल अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉर्क। टॉर्क इज एक्चुअली रोटेटिंग इफेक्ट। कहां से कहां देख सकते हैं हम इसको, और कहां देख सकते हैं? अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कहां? हाँ, हम अपने घरों के जब दरवाजे खोलते हैं तो वहां पे टॉर्क का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। और टॉर्क का कॉन्सेप्ट अप्लाई होने के कारण दरवाजा, कभी आपने दरवाजा ऐसे खोला है? ऐसे खींच के ऐसे खोला, अपनी तरफ आ रहा है, ऐसे थोड़ी ना खुलता है दरवाजा। आप खोलते हो हमेशा इस तरह का पाथ ट्रेवल करता है वो, है ना?
सर्कुलर लाइक पाथ होता है उसका, ठीक है। नीचे कभी कभी फर्श के ऊपर वो निशान भी बन जाता है, आपने देखे होंगे वो निशान स्ट्रेट लाइन नहीं होते, कभी वो आर्क की तरह होते हैं, क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्ट किसका लगता है, टॉर्क का लगता है। कैसे, सोच के देखो कैसे टॉर्क का लगता है। आपने फोर्स अप्लाई करी, मान लो दरवाजे को ऐसे खींच रहे, तो वहां जहां पे फिक्स है वहां पे फोर्स कैसी लग रही है, ऐसे, यानी कि दो फोर्सेस हो गई जो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, बैलेंस कर रही हैं। तो दोनों क्या फॉर्म करेंगे, कपल, दोनों की डायरेक्शन, मैं इधर लगा रहा हूं, वो जहां से फिक्स है कब्जे लगे हैं वहां पे ये डायरेक्शन है, मतलब एक डायरेक्शन ये है फोर्स की, दूसरी ये डायरेक्शन, दो डिफरेंट पॉइंट पे एक्ट कर रही है, क्या फॉर्म करेंगी, कपल, और कपल की टेंडेंसी क्या होगी, रोटेट करने की, और जहां रोटेशन होगी वहां फोर्स की बात नहीं होती, वहां मोमेंट ऑफ फोर्स की बात होती है, और मोमेंट ऑफ फोर्स को हम बोलते हैं क्या, टॉर्क। और टॉर्क होता है एक्चुअल में फोर्स इनटू वन आर्म, ले लो कोई बात नहीं, एक आर्म ले लो, आर्म ले लो, जहां पे दोनों फोर्सेस लग रही हैं वो आर्म ले लो, आर्म समझते हो ना, ठीक है, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, एक ही बात है, एक ही बात है। कहीं आप सोचो कि सर जी ये आर्म और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पढ़ते आ रहे हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, कोई बात नहीं। अब हमारा टॉपिक हमसे क्या डिमांड कर रहा है, उस डिमांड पे आते हैं, है ना। हमारा टॉपिक हमसे पूछ रहा है कि आप टॉर्क निकालो रेक्टेंगुलर कॉइल पे जो करंट कैरी करती है और जिसको हमने रखा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। मेरी कॉइल है P Q R S जो करंट कैरी कर रही है I, ठीक है, उसको मैंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ऐसा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था, ये देखो ऐसे 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 जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे 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 इसमें से निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, दिख रहा है ना आपको, ये देखो भाई मैग्नेटिक फील्ड बी 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 बी, मैंने लिखा मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो इसकी ये जो आर्म है PQ मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाती है कितना, दिख रहा है आपको, PQ कितना बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, दिख रहा है मेरे को, तो दिख रहा है भाई एज इट इज। अच्छा SR भी कितना बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, जबकि PS और QR एंगल कितना बनाती है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, थीटा एंगल बनाती हैं, थीटा एंगल बनाती हैं किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बनाती है, थीटा। इस चीज को आप समझें, ठीक है, इस चीज को आप थोड़ा समझें। अच्छा जी, यहां तक बात सभी बच्चों की क्लियर होगी मेरे ख्याल से। देखो अब हमने अपनी बात को आगे बढ़ाना है, देखो हम कैसे बढ़ाएंगे अपनी बात को आगे। अब हमने क्या किया, इस कॉइल की लेंथ हमने मान ली L के बराबर, ब्रेथ हमने मान ली B के बराबर, और इस कॉइल का एरिया कितना हुआ, फिर एरिया होगा इसका लेंथ इंटू ब्रेथ L इंटू B, यानी कि PQ इंटू QR ले लो चाहे, है ना। हमने इसका एरिया लिया L इंटू B। अब देखो बच्चों, जब हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, दैट फोर्स इज बिल साइन थीटा, ठीक है ना, बिल साइन थीटा, यानी कि किसी कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बिल साइन थीटा। अब कंडक्टर कितने हैं, एक PQ है हमारे पास, एक QR है हमारे पास, एक RS है हमारे पास, और एक हमारे पास है SP, चार कंडक्टर है, चारों की चारों कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ये F इज इक्वल टू BIL, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ILB साइन थीटा वैसे तो ये हमारी फोर्स लगेगी। अब PQ के ऊपर कितनी लगेगी, QR पे कितनी लगेगी, RS पे कितनी लगेगी, SP पे कितनी लगेगी, दैट वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं अपनी, चलो आओ। फोर्स F1, लेट फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर है आपके पास PQ, दैट इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू I, लेंथ कितनी है PQ की लेंथ है L, मैग्नेटिक फील्ड लगाया B, साइन ऑफ थीटा कितना दिख रहा है, L ही लिख दिया मैंने 90 डिग्री, दिस इज F1 इज ILB, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है बच्चों 1, ठीक है। तो ये आपके पास आया F1। अब फोर्स की डायरेक्शन हमें निकालनी है, जहां पे
ILB का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। यहां पे बी साइन थीटा का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, वहां पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होता है, ठीक है ना, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड। और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड क्या कहते हैं? फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। तो करंट कहां पे है? यहां पे करंट, और यहां पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, आउटवर्ड्स होगी, ठीक है। तो आप कैसे शो करोगे? यहां पे इस तरह से डायरेक्शन है आपके पास, ठीक है। तो यहां आप ऐसे तो दिखा नहीं सकते, आप कैसे शो करोगे? इंक्रीजिंग डायरेक्शन में ऐसे आप दिखा सकते हो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F1। ये आपके पास है F1 की डायरेक्शन। क्लियर? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपको याद होना चाहिए। अगर वो रूल याद है आपको, देन इट्स ओके, आपका कॉन्सेप्ट सही जाएगा। ओके गाइस? अच्छा, अब देखो, लेट फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर, उसके बाद आता है QR पे हम मान लेते हैं F2 की वैल्यू I, इसकी लेंथ कितनी है इस कंडक्टर की? QR की वैल्यू कितनी है? QR की वैल्यू मैंने आपको दे रखी है B, तो I into small b into magnetic field B into sine of angle between them, and that angle is theta, this is sin theta। ओके, अब इसकी भी डायरेक्शन चाहिए भाई आपको, बिल्कुल चाहिए। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल सही से याद रखो, अगर वो आपको सही से याद है फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ये उंगली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये करंट की डायरेक्शन में, तो ये फोर्स, बस ये तो सीधा ही आ गया। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका करंट, और ये फोर्स, यानी कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ये आपने मान लिया इसको F2। तो F2 की वैल्यू है I इंटू B और साइन थीटा। ओके, अब देखो इसी तरह से QR के बाद RS पे मान लो F3, दैट इज इक्वल टू I, RS की वैल्यू है L, और इंटू B इंटू साइन एंगल 90 डिग्री, दिस इज ILB। ओके, अब देखो फोर्स F3 की वैल्यू भी चाहिए आपको। F3 की वैल्यू कैसे निकालोगे? करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स, इनका परपेंडिकुलर रहेगा दोनों का, मतलब ऐसे निकल के आएगा, ऐसे निकलेगा फोर्स। अब इसकी जो इंक्रीजिंग डायरेक्शन है वो कौन सी लेनी है आपको? डायरेक्शन कौन सी लोगे? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है वही इंक्रीजिंग होगी, परपेंडिकुलर रहेगी इसके, आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, तो यहां पे फोर्स दिखा दो, है ना। इंक्रीजिंग डायरेक्शन में आपको फोर्स दिखानी है बच्चों, डिक्रीजिंग में कभी नहीं दिखानी। तो F3 की वैल्यू है ILB, दिस इज F3। ओके, अच्छा, F3 की वैल्यू भी आई, LB आई हमारे पास। और अब निकालो आप, आपके पास है लास्ट SP पे फोर्स मान लो F4, जिसकी वैल्यू रहेगी I इंटू B इंटू साइन थीटा। क्योंकि SP की जो लेंथ है वो स्मॉल b मैंने ली है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसकी फोर्स की डायरेक्शन देखना इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट हैंड रूल याद रखो, लेफ्ट हैंड, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, करंट ये रहा, है ना। इस तरह से ये करंट की डायरेक्शन होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और ये आपके पास किसकी डायरेक्शन हो गई? ठीक है, देखो ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट और ये फोर्स। देखो भाई, फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन में पॉइंट करता है? फोर्स की डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन कहां बनेगी? अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F4, दिस इज अगेन IB इंटू साइन थीटा। और ये फोर्स आपके पास F1 क्या है? ILB। अब इतनी बातें आप समझ लो, अगर ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके मैंने सारी की सारी डायरेक्शंस कैलकुलेट करी हैं, ये बात आप बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया मैंने, ठीक है भाई बच्चों? ठीक है, अब इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है, क्योंकि मैं इसके बाद इस सब को रब करने वाला हूं, ठीक है। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, ठीक है। अब देखो भाई, हमें क्या करना है, हमने फोर्सेस F1, F2
F3, F4 सारी की सारी फोर्स हमने निकाल चुके हैं, हमारे पास है। अब आप डायग्राम को बहुत ही ध्यान से देखो। जब आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि दोनों की दोनों फोर्स इस तरह से है, एक लाइन के अंदर इस तरह से। यानी कि अगर मैं डायग्राम में ध्यान से देखूं तो F2 वाली फोर्स एंड F4 विल कैंसल ईच अदर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, कैंसल ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ध्यान से देखो, कैंसिल कर रही है। बट ये जो दो फोर्स हैं ये दो डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट कर रही हैं और दोनों की दोनों पैरेलल हैं। पीछे बढ़ा के देखोगे ऐसे तो दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल हैं। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। जबकि आपने क्या कहा, F1 एंड F3 हैव सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, एक लाइन में लाई नहीं करती ना, ये डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट करती है एंड फॉर्म ए कपल, और एक कपल फॉर्म करती है, फॉर्म ए कपल। एंड टेंडेंसी ऑफ दिस कपल, टेंडेंसी ऑफ दिस कपल will be to rotate the coil, इसकी टेंडेंसी होगी कॉइल को रोटेट करने की, है ना। In this situation a moment of force will comes into play, that is nothing but equal to torque. So torque will comes into play and that torque is force into, ठीक है, force into perpendicular distance में ले रहा हूं यहां पे, ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो या आर्म ऑफ कपल ले लो, ऑफ कपल। अब देखो बच्चों, इस पे काम करना है आपको, इस पे थोड़ा सा तरीके से काम करना है। देखो ये मैं आपको एक थोड़ा सा लाइव एग्जांपल देता हूं। ऐसा है आपके पास कॉइल, ये आपको कॉइल दिख रहा है, इस पे ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करती है, एक ही लाइन में एक्ट कर रही थी, इनका रिजल्टेंट निकाला, जीरो आया। जीरो तो इन दोनों का भी आएगा रिजल्टेंट। एक तो फोर्स ऐसे लग रहा है अंदर की तरफ, यहां करंट की इंक्रीजिंग डायरेक्शन ये है तो इस डायरेक्शन में, एक इंक्रीजिंग डायरेक्शन ये है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। जब इसके ऊपर एक इधर खींचेगा एक इधर खींचेगा तो ये क्या करेगा, रोटेट, ऐसे ऐसे, ठीक है। इधर फोर्स लग रहा है, एक इधर फोर्स लग रहा है तो ये कैसे रोटेट करेगा, ऐसे, ऐसे ही रोटेट करेगा ना, ऐसे रोटेट करेगा, ये करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर रोटेट करेगा तो वहां पे कॉन्सेप्ट किसका आएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स का। अब आप किसके लिए रोटेशन देखोगे, आप ये वाली आर्म उठा लो QR, और QR के ऊपर आप देखो कि कैसे रोटेशन हुई है। अब आपकी फोर्सेस ऐसे हैं, QR ऐसे है ना, ठीक है, तो इस QR को ऐसे ही रखो, फोर्सेस आपकी ऐसे लगा दो, देखो ऐसे अरेंज करो इसको। ये है आपके पास QR, ये Q पॉइंट, ये आपके पास R पॉइंट। आपको दो फोर्स मिली हैं, दोनों के दोनों कपल फॉर्म कर रही हैं। एक आपके पास है F3 वाली फोर्स, ये लो जी, और एक है नीचे लगने वाली फोर्स है आपके पास F1 वाली फोर्स, ठीक है ना। F3 की वैल्यू भी ILB है और F1 की वैल्यू भी आपके पास है ILB है ना, ILB है, ठीक है। अब जब ये रोटेट होगी तो कैसे रोटेट होनी चाहिए कॉइल, आप देखो ध्यान से, ये कॉइल होगी है ना, और ये ऐसे रोटेट होगी, समझ रहे हैं आप भाई, ये रोटेट होगी, इसकी रोटेशन अगर होगी तो वो ऐसे रोटेशन होगी ना, समझ रहे हैं। यही रोटेशन मेरे को यहां पे दिखानी है, ठीक है, यही रोटेशन मैंने शो करनी है। मान लो हमने क्या कहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका एंगल कितना है, QR का, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका एंगल है थीटा, ठीक है। जो आर्म पे फोर्स लग रही है वो आर्म कौन सी हमारे पास, ये वाली, थीटा एंगल के साथ देख लो, थीटा एंगल के साथ ये मैंने ले लिया QL, और सॉरी N ले लो आप, इसको नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल है,
इस आर्म पे फोर्स लग रही है एन आर पे। आप मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है ना। आपकी जो फोर्स लग रही है ना वो इस तरह की आर्म है, इस पे यहां लग रही है और इस पे यहां लग रही है। तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन के अलोंग फोर्स लग रही है आपकी, और ये लाइन कौन सी है यहाँ पे, एन आर। मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो मैं थोड़ा सा लाइव और डेमो देके दिखाता हूँ आपको। एक फोर्स ये लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है ना, ऐसे ऐसे फोर्स लग रही है दोनों की दोनों। तो इनकी जो आर्म बनी वो कौन सी बनी, ये वाली, ठीक है। और यहां पे फिगर में कौन सी है वो आर्म, ये वाली एन आर, ठीक है। तो एन आर की वैल्यू आप निकाल लो, एन आर की जो वैल्यू होगी वही आर्म ऑफ कपल होगा आपके पास। टॉर्क निकालने के लिए ईदर फोर्स, टॉर्क इज, कोई भी फोर्स निकाल लो, चाहे ये वाली F3 ले लो चाहे F1 ले लो, इनटू आर्म ऑफ कपल, दिस इज एन आर, ठीक है। इस ट्राइंगल से एन आर की वैल्यू निकालो आप, एन आर अपॉन क्यू आर। क्यू आर किसके इक्वल है जी, क्यू आर तो बी के इक्वल है। एन आर अपॉन क्यू आर, बेस अपॉन हाइपोथेसिस कॉस थीटा, तो एन आर इज इक्वल टू क्यू आर कोस थीटा, क्यू आर कोस थीटा, है ना। तो क्यू आर की वैल्यू है बी, तो दिस इज बी कोस थीटा। तो एन आर की वैल्यू आ गई आपके पास बी कोस थीटा। ये वैल्यू आप उठा के यहां पे पुट कर दो, इधर फोर्स आई एल बी इंटू एन आर की वैल्यू स्मॉल बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया। दिस इज आई एरिया ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू टॉर्क, दिस इज इक्वल टू टॉर्क। अब देखो बच्चों हमने क्या कहा, हमारी बात क्या थी कि जो थीटा जो एंगल है ना, बड़े ध्यान से सुनना है मेरी बात, ये जो थीटा एंगल है ना, ये एल और बी के बीच का है। अगर मैं इस एरिया का नॉर्मल ड्रॉप कर दूं तो वहां पे आप किस तरह से काम करेंगे। मान लो कि आपने इसके एरिया का नॉर्मल ड्रॉप किया ऐसे ऐसे, भाई इस लेंथ के लिए यहां से एरिया का नॉर्मल आया ऐसे, तो इसको आप प्रेजेंट कैसे करेंगे बताओ। ये आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड बी, अगर इसके एरिया का नॉर्मल होगा तो नॉर्मल का एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है ना। दिस इज नॉर्मल, परपेंडिकुलर होता है बच्चों। और मैग्नेटिक फील्ड का इनिशियली लेंथ के साथ एंगल कितना है, थीटा एंगल है, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल के साथ एंगल देखूं इस मैग्नेटिक फील्ड का तो ये बाकी बचेगा मेरे पास, या आप यूं कहें कि यहां से थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अगर आप नॉर्मल के साथ एंगल देखते हैं तो आपको थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा, यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या है, 90 माइनस थीटा, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, या यहां से थीटा इज 90 माइनस अल्फा, ठीक है। अगर अल्फा को आपने नॉर्मल के साथ एंगल माना है, नॉर्मल किसका, एरिया का नॉर्मल, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। बहुत बार बच्चे ना क्वेश्चन करते हैं सर ये नॉर्मल किसका ड्रॉ कर दिया आपने, इस एरिया का, क्योंकि ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोइल है, इस कोइल का एरिया और उसका नॉर्मल एंगल कितना बनाता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वो हमने माना है अल्फा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मेरी बात समझ में आई। एरिया का जो नॉर्मल है उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है अल्फा। अब अल्फा प्लस थीटा क्या होना चाहिए आपका, 90 डिग्री। तो यानी कि आपके पास आई ए बी कोस थीटा है। इफ वी वांट टू इक्वेट इट विद द नॉर्मल ऑफ द एरिया, अगर हम नॉर्मल के साथ काम करना चाहते हैं तो हमारे पास कहानी कैसी होगी कि थीटा विल बी 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। अल्फा किस किस के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई। तो अब आपके पास टॉर्क इज इक्वल टू क्या आया, टॉर्क इज इक्वल टू आया आई एल, आई एल नहीं है भाई, यहां पे एरिया है, आई ए बी कॉस थीटा था, थीटा की जगह 90 माइनस अल्फा, कॉस 90 माइनस अल्फा दैट इज साइन अल्फा, आई ए बी साइन अल्फा।
एक्चुअल में जो उसकी डेफिनेशन है, एक्चुअल में जो डेरिवेशन है इस कॉन्सेप्ट की, एक्चुअल तो यही है कि आपको एरिया के नॉर्मल के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल देखना। एक्चुअल बात तो यही है बच्चों, देखो बाकी बात है बिना काम की बात है ना। अब सुनो मेरी बात, इस कोइल में अगर हमारे पास एन टर्न्स दे रखे हो, वायर लपेट रखा हो, तो कैसे काम करोगे? फॉर एन टर्न्स के लिए आप कैसे काम करोगे कि टॉर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई कर दो भाई, सीधी सी बात, एन आई ए बी साइन अल्फा, एन आई ए बी साइन अल्फा। देखो भाई कहानी यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। अब थोड़ा सा ट्विस्ट कैसे लाना है हमें, दैट डिपेंड्स ऑन अस, है ना। आपको पता है कि कोई भी करंट कैरिंग लूप होता है ना, वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, और अगर मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है तो यहां पे भी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट तो होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। बिल्कुल यार, आपके पास लूप है भाई, करंट कैरिंग लूप है आपके पास, और लूप है तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होती है, लेट अस चेक, है ना। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होती है करंट इनटू एरिया, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट मैं लिख रहा हूं यहां पे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज करंट इनटू एरिया फॉर एन टर्न्स, दिस इज एन आई ए, है ना। तो एन आई ए दैट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, सो टॉर्क बिकम्स इक्वल टू एम इंटू बी इंटू साइन अल्फा, है ना। एम इंटू बी इंटू साइन अल्फा, यानी कि टॉर्क विल बी इक्वल टू एम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, बी वेक्टर के साथ। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। एम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दैट हैज द वैल्यू करंट इनटू एरिया मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। अब देखो बच्चों, जितने बच्चों को यहाँ पे दिमाग में जिनके सवाल उठे हैं कि सर जी आप ये चीज दोबारा से बता दो, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आ जाओ, मेरे को बता दो कि क्या चीज आपको दोबारा समझनी है, वो मैं बात आपको दोबारा बता देता हूं, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट आपका कैसा रहा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में जाके फटाफट से। और जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है वो नोट भी कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो जिन बच्चों के डाउट्स हैं प्लीज आप कमेंट सेक्शन में चले आइए और मुझे बातें बताइए कि कैसा क्या डाउट है। अगर नहीं है तो ये भी बता दीजिए। वेरी गुड, अरे बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह से पढ़ने लगे मेरे बच्चे। अच्छा, संदल भी आ गई, प्रभजोत, मुकुल सिंह, साहिलप्रीत क्लियर है, किरणदीप कौर, गीताक्षी, हरजोवन, एस, सार्थक महाजन, मनजोत, अरे गुरलीन, मंजू चौधरी, दमनजीत कौर, आशप्रीत कौर, जसलीन, मनजोत कौर, जसमीन कौर, अच्छा राणा साहब भी आ गए, अंशुल राणा, आश्रय मिल्ला, इमनंदन प्रीत कौर, गुरलीन कौर, हर्षिता, आकृति चौधरी, अरमान भारद्वाज, आयुषी शर्मा, प्रशांत शर्मा, गुरलीन कौर, तनवीर सिंह, हमराज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। यानी कि यहाँ पे बैठा हर बच्चा दिल से पढ़ रहा है, ठीक है। और इसी बात को मैं बहुत बड़ी बात मानता हूं कि मेरी क्लास में हर बच्चा बहुत ही अटेंटिव होता है और बहुत ही तरीके से पढ़ता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल। दैट आर्टिकल इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखो बच्चों, इसका डायग्राम है ना, मैं आपको सुपर बनवाने वाला हूं इस बार, ठीक है। मजे आ जाएंगे आपको डायग्राम बना के, मेरे साथ साथ बनाना, ठीक है। आपका डायग्राम भी बहुत क्लियर होगा और आपको अच्छा भी बहुत लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप इतना अच्छा डायग्राम बनाओगे ना, ठीक है। तो मैं ये सब कुछ रब करने वाला हूं भाई, क्योंकि मेरे को जगह बड़ी चाहिएगी, है ना। तो आज के जो हमारे की पॉइंट्स थे वो भी मैंने उड़ा दिए, और अब मैं आता हूं कॉन्सेप्ट पे। अरे 10:42 हो गए हैं, हमारी क्लास चलेगी 10:55 तक, तो आज हम 5 मिनट ले लेंगे आप लोगों की एक्स्ट्रा,
ले ले भाई हैं? अरे मैसेज आ गया इसी बात पे कि नहीं लेनी। चलो देखो भाई बच्चों, आज हमारा जो आर्टिकल है, अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है, दैट आर्टिकल इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग है, एंड दैट आर्टिकल इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर दिल से डायग्राम बनाएंगे इसका, और जैसे ही डायग्राम बनाएंगे आप दिल से, वैसे ही मान लेना कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, जहां आपका डायग्राम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा वहीं आप समझ जाना कि आपकी बात बन चुकी है। ये मेरे पास सिलेंड्रिकल शेप की आयरन कोर है। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप है बच्चों इसका। आप इसको स्फेरिकल शेप में भी रख सकते हैं अगर आपके पास जो कॉइल है वो स्फेरिकल शेप में है। अब मेरे पास कॉइल जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, तो मैंने ये सिलेंड्रिकल लिया है इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, अब इसको, ये सॉफ्ट आयरन है और आयरन लेने का रीजन है मेरा यहां पे, क्योंकि आयरन इज फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, और फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, इसके साथ ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइन एसोसिएट हो जाएंगी जैसे ही हम इसको थोड़ा सा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। अब इसको एक बॉक्स, एक डब्बे में बंद करना है। ठीक है, वो डब्बा आपका लकड़ी का भी हो सकता है, वो डब्बा आपका कंडक्टिंग भी हो सकता है, कोई भी कंडक्टर भी हो सकता है। मैं यहां पे लकड़ी का डब्बा ले रहा हूं। ये लो जी, मैंने लिया एक डब्बा ऐसा। अगर हमने यहां पे कोई भी कंडक्टर ले लिया इसकी जगह, तो यहां पे एडी करंट्स बनेंगे भाई। ठीक है, वो एडी करंट कैसे काम करेंगे वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे कि एडीज कैसे बनते हैं। जिस डायरेक्शन में हम करंट का फ्लो कराएंगे उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट बन जाएंगे। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिसिटी वाले वायर होते हैं ना, उनमें आवाजें आती रहती हैं, घूम घूम की आवाजें आती रहती हैं और वाइब्रेट करते रहते हैं। उनमें जो वाइब्रेशंस होती हैं वो एडीज करंट के कारण होती हैं, एडीज बनते हैं वहां पे। एक्चुअल में एडी का क्या मतलब होता है? एक्चुअल में मीनिंग होता है लहर, लहरें उठती है, जैसे कोई पानी गिरता है, गिरते ही एकदम ऊपर उठता है। ठीक है, तो वहां जो वो बन रहा है ना उसको बोलते हैं एडीज। ठीक है, एडी बोलते हैं। अब इसके ऊपर एक वायर बाउंड कर दो, वायर लपेट दो इसके ऊपर। अच्छा जी, ऐसे लपेट दो जी, ऐसे एक वायर लपेट दो। मेरे साथ साथ डायग्राम बनाना है बच्चों। ठीक है, साथ साथ बनाओगे बहुत अच्छा बनेगा। इसके ऊपर एक वायर लपेट दो ऐसे, ऐसे। ये देखो भाई, ऐसे लपेटते जाओ। पिछली क्लास में मैंने इसका वर्किंग डायग्राम कराया था, ध्यान रखना। आज की क्लास में मैं थ्योरेटिकल करा रहा हूं इसका। ठीक है, कहीं सोचो अब मेरे पास मैसेज करने लग जाओ कि सर जी पिछली बार तो कुछ और ही करा दिया आपने। नहीं, वही था। आज मैंने कुछ सामान मंगवाया है अपने घर पे, तो जब वो सामान आ जाएगा तो मैं आपको खोल के भी दिखा दूंगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आप टेंशन मत लेना इस बात की कि सर ने बस बता दिया, टाइम पास कर दिया, है ना। मैं आपको एक्चुअल जो होता है ना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वो भी दिखाऊंगा। अब नीचे से एक स्प्रिंग अटैच कर दो यहाँ पे। स्प्रिंग का क्या काम होता है? रीस्टोर करने का। यहां पे रोटेशन होगी इस कॉइल की, आपको दिख रही है ये कॉइल P, Q और R और S, ये एक कॉइल बन गई। ये कॉइल रोटेट करेगी, और जब रोटेट करेगी तो स्प्रिंग में क्या आएगा? खिंचाव। स्प्रिंग क्या करेगा? सीधी बात, फिजिक्स की भाषा में बात करो, क्या करेगा? रीस्टोर करेगा। किसको? टॉर्क को। ऑफ कोर्स टॉर्क को ही करेगा रीस्टोर। ठीक है जी, टॉर्क को रिस्टोर कर लेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, यहां पे एक लगा दो कन्वर्जिंग मिरर। देखो भाई, यहां पे लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट की हेल्प से हम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन निकालेंगे बच्चों। यहां फोस्फोरस ब्रोंज की स्ट्रिप लगा दी मैंने। फोस्फोरस ब्रोंज एलॉय का क्यों यूज करता हूं मैं? बहुत सारे रीजन है इसके। क्या है? एक तो इसका अल्फा है ना, वो बहुत स्मॉल है। अल्फा इज द टेंपरेचर कोएफिशिएंट नंबर 1। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया है।
ठीक है कि ये रोटेट करेगा, तो इसमें ना इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होगी। इलास्टिसिटी मतलब ये वापस आने की टेंडेंसी रखेगा अपनी मेन पोजीशन में। ठीक है, तो फोर्स ब्रॉन्ज की मैंने स्ट्रिप लगाई है। ये मूवेबल हेड है, इसको हम बोलते हैं टॉर्जन हेड। ऐसे ऐसे देखो, मैं बताता हूं आपको सही से, ठीक है ना। ये ऐसी चीज है, ऐसी ऐसी ऐसे, तो ये रोटेट करे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये देखो रोटेट कर रहा है ना, ये ऐसा है टॉर्जन हेड। एच एच से लिखा है मैंने इसको, एच। अब इस पूरे सामान को एक नॉन कंडक्टिंग बॉक्स के अंदर सजा दो। चलो सजा दो भाई। ये लो जी, इस तरह का नॉन कंडक्टिंग केस है ना, ऐसा इस तरह से। ऐसे इस तरह से ये लो भाई बच्चों, इसको पूरे को इसमें बंद कर दिया आपने बंद। ओके जी, अब इसको एक लेवलिंग स्क्रू की हेल्प से लेवल भी कर दो जी। ये लो जी, लेवलिंग स्क्रूज की हेल्प से। लेवलिंग स्क्रू में यहां पे लगाऊंगा, लगाते ही आपको समझ में आ जाएगा कि सर कैसे लेवलिंग स्क्रू की बात कर रहे हैं। इन स्क्रू को टाइट करोगे तो इधर से ऊंचा नीचा हो जाएगा, है ना। ये देखो बच्चों, ये लेवलिंग स्क्रू है, इनको अगर टाइट करोगे ना तो ऊंचा नीचा हो जाएगा। ये इनकी हेल्प से इसको बैलेंस करना है। कर दोगे बैलेंस? कर देंगे जी। अब यहां पे एक टर्मिनल लगा दो, जैसे हमारे घरों में होते हैं जहां से हम कनेक्शन दे सकते हैं, सप्लाई दे सकते हैं। दिस इज टर्मिनल T1, ठीक है भाई। और यहां पे रख दो एक दूसरा टर्मिनल, कोई बात नहीं, कहीं पे भी लगा दो, आपकी मर्जी है। ये रख दो जी टर्मिनल T2, और यहां पे भी एक टर्मिनल रखना पड़ेगा। उस टर्मिनल को एक वायर से कनेक्ट करते जाओ और इस वायर को कनेक्ट कर दो यहां से, ठीक है जी, बिल्कुल। और इस वायर को कनेक्ट कर दो जी इस टर्मिनल से, ऐसे इस टर्मिनल से, है ना, टर्मिनल T1 से। यहां तक का डायग्राम सभी बच्चों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इस पूरे के पूरे कॉइल को एक हॉर्स शू टाइप मैग्नेट के लिए रखो। देखो, घोड़े के नाल के आकार की मैग्नेट ऐसे लेनी है। ऐसे मैग्नेट क्यों ले रहे पता है? इस तरह की शेप की मैग्नेट, क्योंकि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होगा तो इसका मतलब क्या है भाई? इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड मान लो रेडियल होने का मतलब है ऐसे होगा, है ना, रेडियली कहीं पे भी, है ना। और इसके एरिया का जो नॉर्मल होगा, उसके नॉर्मल के साथ रेडियस का एंगल हर सिचुएशन में कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री बनने का क्या मतलब है? मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करा जाएगा हर सिचुएशन में। हर सिचुएशन में मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस किया जाएगा, हर सिचुएशन में मैक्सिमम टॉर्क। अच्छा जी, ठीक है। अब हॉर्स शू टाइप मैग्नेट्स, घोड़े के नाल के आकार की मैग्नेट्स लगानी है हमें। लगा देते हैं जी। ये लो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं काफी, इनको कोई एक्सटर्नल मैग्नेट अफेक्ट नहीं कर सकती, इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स मैंने ली हैं, है ना। ये लो जी, आपकी कॉन्केव शेप बोलते हैं इसको, कॉन्केव शेप आपकी मैग्नेट्स ले ली। परमानेंट मैग्नेट्स यूज करिए मैंने यहां पे, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज नहीं करी हैं फिलहाल तक तो, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है और उधर मैंने लगा दिया ये साउथ पोल। ये लो बच्चों, थोड़ा सा ड्राइंग पेंटिंग अच्छी कर लेना आप लोग। ये साउथ पोल है, ठीक है भाई। अच्छी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स मैंने यूज करी हैं, ठीक है, बढ़िया क्वालिटी की यूज करी हैं, कोई घटिया फटिया यूज नहीं करी मैंने, ठीक है। ये मिरर M है, ठीक है। और अब देखो भाई, जो जो चीजें आपने यूज करी हैं वो लिख दो। दिस इज हॉर्स शू टाइप मैग्नेट, हॉर्स घोड़े के जूते, घोड़े का नाल होता है ना, हॉर्स शू टाइप मैग्नेट, टाइप मैग्नेट, हॉर्स शू टाइप मैग्नेट है। टू गेट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, टू गेट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड,
to get radial magnetic field. This is leveling screw guys. लेवल करने का काम करेगा यार लेवलिंग स्क्रूज है ना. ओके अच्छा, दिस इज नॉन मेटालिक बॉक्स. दिस इज नॉन मेटालिक बॉक्स. ओके अच्छा, उसके बाद यहां पे फोस्फोरस ब्रॉन्ज की स्ट्रिप है. ये पूरी पूरी ये जो मैंने अंडरलाइन करी है ना, दिख रही होगी आपको, ये है फोस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप. इसकी प्रॉपर्टीज मैंने आपको पोटेंशियोमीटर वाले जो कॉन्सेप्ट कराए थे उनमें लिखवा दी थी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है इनकी, अल्फा इनका बहुत स्मॉल होता है, रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता. ये सारी की सारी बातें हमने यहाँ पे करी है. यहाँ जो वाइंडिंग मैंने करी है वो कॉपर की वाइंडिंग करी है. ये कॉइल जो है कॉपर की है बच्चों. कॉपर क्यों यूज करते हैं? कॉपर इज ए गुड कंडक्टर. इसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है. कंडक्टिविटी वेरी गुड. इसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए हमने कॉपर यहां पे यूज करा है. ये है हमारा स्प्रिंग S4 स्प्रिंग. यहां पे लिख दो भाई स्प्रिंग किसके लिए? टू रीस्टोर टॉर्क. स्प्रिंग आपने क्यों यूज किया है? टू रीस्टोर टॉर्क. टू रीस्टोर करेगा इसको, किसको रीस्टोर करेगा? टॉर्क को रीस्टोर करेगा. अच्छा, टर्मिनल्स किस लिए हैं? एक्सटर्नल सप्लाई देने के लिए टर्मिनल्स हैं. एक्सटर्नल सप्लाई, करंट का फ्लो हम यहां से कराएंगे. अब मान लो हमने करंट का फ्लो करवा दिया, यहां से बैटरी का प्लस जोड़ दिया, यहां से ऐसे जोड़ दो. देखो कनेक्शन दे रहा हूं मैं, आपको दिखाई देता हूं कनेक्शन ऐसे. ये प्लस ये माइनस को जोड़ देते हैं T2 से, है ना. हो गया. अब फ्लो कहां से कहां तक स्टार्ट होगा? अब फ्लो ऐसे आए, यहां पे भी करंट आया, आए, यहां पे भी करंट आया, आए, यहां पे आए, और यहां पे आए, फिर यहां पे भी आए, और यहां पे भी आए. ओके गाइस, करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से. इसका क्या यूज किया जाएगा? मिरर का यूज होगा. विद द हेल्प ऑफ लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट वी कैन फाइंड द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन. विद द हेल्प ऑफ लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट. अब देखो बच्चों, ये सारी बातें मैं रब करने वाला हूं. यहां तक डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत है तो वो बच्चे मेरे को बता दें कि सर कोई प्रॉब्लम है. अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए आई थिंक. तो सबसे पहले मैं इसका प्रिंसिपल लिखता हूं. ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का यूज होता है, यूज टू मेजर स्मॉल करंट्स. इनको मेजर भी करता है, डिटेक्ट भी करता है. मेजर भी करता है, इनकी प्रेजेंस को भी बताता है, डिटेक्ट भी करता है. ये स्मॉल करंट एज वेल एज वोल्टेज एकमात्र ऐसी डिवाइस जो करंट और वोल्टेज दोनों को ही मेजर करने का काम कर लेता है. ठीक है, वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. वैसे इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बोलते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट एंड आल्सो टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट. ये डिटेक्ट करती है और मेजर करती है स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स को. तो यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? आप कमेंट बॉक्स में आए, मुझे बताएं कि सर यहां तक क्लियर है. आगे बढ़ जाइए आप, तो मैं आगे बढ़ जाऊं. ठीक है, नहीं तो फिर मैं यहीं पे रुक जाता हूं. किसी को कोई भी चीज का डाउट है यहाँ पे, आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर जी यहाँ पे ये चीज आपने क्यों लगा रखी है. अरे सार्थक, मंजू, गुरलीन, नो डाउट, आरक्षण, आश्रय, मुकुल, हरजोवन, जस्मीन, हमराज, गुरलीन बाजवा, साहिल प्रीत, जसलीन कौर, मनजोत. अरे बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया. बच्चों का रिस्पांस तो बहुत तगड़ा है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से काम करने लग गए आप लोग ना. एक बार मैं टाइम देख लेता हूं. टाइम हो चुका है बेटा हमारे पास टाइम नहीं है और. ठीक है, तो टाइम की शॉर्टेज को देखते हुए हम अपनी क्लास को यहीं पे करते हैं स्टॉप.
और आज इवनिंग में हमारी क्लास रहेगी आपके पास। प्लीज आप देखते रहें, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे मैं लाइव आता हूँ, ठीक है। उसकी टाइमिंग्स मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अपने ग्रुप्स को एक बार चेक कर लें दिन में 1-2 बजे के लगभग, ठीक है। तो आज आपकी एक्स्ट्रा क्लास भी रहेगी बच्चों, और उस एक्स्ट्रा क्लास में हम कुछ एक रिवीजन करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिवीजन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी बच्चे जुड़े रहिए, कल इसको कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। तो आप कल की क्लास के लिए भी रेडी रहें, तैयार रहें सारे बच्चे, और दिल से क्लासेस लगाएं बच्चों, ठीक है। और जिन बच्चों की अटेंडेंस रहती है, जिनकी अटेंडेंस मैंने नहीं लगाई है, अभी मेरे को मैसेज कर दो, ठीक है, ताकि मैं आपकी अटेंडेंस लगा सकूं, ठीक है। तो आप जो बच्चे जिनकी अटेंडेंस बाकी रहती है वो बच्चे मुझे अभी अभी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, अभी भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप मैसेज करिए मुझे, कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, आप मैसेज कर सकते हैं मेरे को, ठीक है, क्योंकि मैं विद इन 1 मिनट हम अपनी लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कर देंगे। सर मंजू चौधरी, ठीक है बेटा। दमनजीत कौर, ठीक है। आकृति चौधरी, ठीक है बेटा, आपकी अटेंडेंस लगा देंगे। अरमान भारद्वाज, थैंक यू बेटा। किरणदीप कौर, थैंक यू। हमराज, ठीक है बेटा। मनरीत कौर, प्रशांत शर्मा, ठीक है बेटा, लग जाएगी। और कोई बच्चा है? इमनंदन, थैंक यू बेटा, थैंक यू इमनंदन। और कोई है भाई बच्चा जो लेट आया है, लेट कनेक्ट हुआ है? चलो सभी बच्चे अटेंडेंस लग चुकी है मेरे ख्याल से, लगभग सभी बच्चों की, ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।